हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, हम लोग लगातार पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है उसकी पल पल की खबर जो है हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी जो कुछ चल रहा है, यानी कि 5 राज्यों के चुनाव और इन 5 राज्यों में क्या कुछ चल रहा है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम हैं और कल से लेकर आज तक बहुत कुछ यहाँ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ में ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरी बार थे। 2 तारीख को वो बस्तर एरिया में थे, कांकेर में, और आज रायपुर के बगल में दुर्ग में थे। लेकिन प्रधानमंत्री का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। उसके अलावा आज राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में थे और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से सीधा हमला। छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर राहुल गांधी थे, एक जगदलपुर में, बस्तर आप जानते हैं, और दूसरा जो है वो खरसिया जो बिलासपुर जोन में आता है। छत्तीसगढ़ को 3 भाग में बांटा जाता है, एक बिलासपुर का जोन, एक बस्तर का जोन जो बिलासपुर से ऊपर, और एक जो नीचे का मतलब मैदानी भाग है। लेकिन यहाँ मैदानी भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर बस्तर में राहुल गांधी और उधर मध्य प्रदेश में थे आज मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इन तीनों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल से लेकर आज तक में ईडी का मामला आ गया है सामने। कल से लेकर आज तक में ईडी सीबीआई के अलावा जाति भी यानी ओबीसी का मामला भी सामने आ गया है, गारंटी का मामला भी सामने आ गया है। और खासकर राहुल गांधी और अगर कहें तो भाजपा ने जो कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं वो उस पर भी चर्चा और उसका मामला भी सामने आ चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप तक करना जरूरी है। एक्चुअली हुआ ये कि ओबीसी के मामले को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और उस मामले पर आज खेलने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मैं ओबीसी से हूं और मैं साहू समाज से आता हूं। आप जानते हैं साहू समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में है, एक बड़ा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में है। और पिछली दफा साहू समाज की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। ताम्रध्वज साहू, आप जानते हैं, लोगों को, साहू समाज के लोगों को ये लग रहा था कि शायद ताम्रध्वज साहू हमारे समाज से हैं और दुर्ग से आते हैं और शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर और ऐसे भी कांग्रेस की गारंटियों के नाम पर कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी पिछली दफा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं साहू समाज से हूं और यहाँ पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है वो साहू समाज का केयर नहीं किया, उसका ख्याल उन्होंने नहीं रखा। अगर ऐसा रहता तो देश में खासकर ओबीसी से कोई प्रधानमंत्री होता, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी से प्रधानमंत्री नहीं दिया। यानी कि जिस पिच को कांग्रेस यहां बना चुकी है, और न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 2024 के लिए भी, उस पिच को कहीं ना कहीं उस पर बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहें तो बीजेपी। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में क्या कुछ कह रहे थे, पहले उसको सुन लेते हैं जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे। और उसका काउंटर कैसे किया है राहुल गांधी ने वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले काउंटर से पहले बोला क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको सुनते हैं। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को, मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए।
हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। सुन रहे थे आप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री आया तो कांग्रेस उसको कोस कोस कर गालियां देती है, पानी पी पी कर गालियां देती है। यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला, एक गरीब का बच्चा मिला, गरीब परिवार से आने वाला। प्रधानमंत्री कितने गरीब हैं ये आप सब जानते होंगे, लेकिन खैर यहाँ कौन अमीर है कौन गरीब है इस पे न जाते हुए सीधे आना चाहते हैं कि आखिर यहाँ राहुल गांधी ने कैसे काउंटर किया है। जरा उसको भी सुन लेते हैं कि राहुल गांधी इसी छत्तीसगढ़ में आज थे, बस्तर में थे, जगदलपुर में, और जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओबीसी के पिच पर खेल रहे हैं और कैसे कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो काउंटर कर दिया। यहाँ पर जिस पिच पे बैटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के बैट से आए थे, उस बैट को, उस बल्ले को राहुल गांधी ने अपने बॉल से ऐसा तोड़ा कि बल्ला भी गया और क्लीन बोल्ड भी हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? और नरेंद्र मोदी जी, ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं। मतलब जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं, तो वो व्यक्ति जिस पे पेशाब किया गया उसकी कोई जात नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं। मोदी जी, आप डरिए मत, आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए। तो आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी को सीधा हमला करते हुए ना सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं, यहां पर दलितों की, आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं, जात पात की बात यहां राहुल गांधी, और सीधा हमला जो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ इसी छत्तीसगढ़ में ओबीसी के मसले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जिस प्रकार यहां क्लीन बोल्ड किया है वो अभी आप सुन रहे थे। ओबीसी के मसले पर यहां साफ सीधा समझ में आता है कि भाजपा कहीं ना कहीं घिर चुकी है, और न सिर्फ ओबीसी के मसले पे बल्कि दलितों, आदिवासियों के मसले पर भी राहुल गांधी यहां घेरते हुए नजर आए इसी छत्तीसगढ़ में। और ये बातें यहां क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5, परसों 6 और उसके बाद 7 तारीख को चुनाव है। कल प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है कल। इसके बाद पैक हो जाएगा पहला फेज। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर फर्स्ट फेज में मतदान है और छत्तीसगढ़ की 20 सीटें, टोटल छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, बचेंगी 70 सीटें जिस पर 17 तारीख को मतदान होना है, लेकिन 7 तारीख को ही मिजोरम में भी मतदान होना है। तो ये 7 और 17 में यहाँ न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मिजोरम, और 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश में भी होना है। यानी कि 3 राज्यों में आगे
कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला वहां की जनता कर देगी। खैर चलिए, ये बातें हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा कल से लेकर आज तक एक बात और भी चल रही है। कल क्या हुआ कि अचानक जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे उसी समय एक विज्ञप्ति आती है, एक प्रेस रिलीज, ईडी की प्रेस रिलीज आती है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नाम तो सुना होगा दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय, जिसके बारे में खूब चर्चा होती है। तो ईडी की विज्ञप्ति में यह कहा जाता है कि एक महादेव गेमिंग ऐप है, महादेव गेमिंग ऐप, उस ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए गए। ये आरोप ईडी के उस प्रेस रिलीज में लगाए जाते हैं। इसके बाद से बवाल मच जाता है। बीजेपी के चाहने वाले जो मीडिया के जितने भी अंग हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, और बीजेपी के लोग तो एक्टिव होते ही हैं, अलग अलग ढंग से कि फंस गए भूपेश बघेल, इधर उधर की बातें होती हैं। लेकिन इसके अलावा आज स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, वार पलटवार सब कुछ होता है। कल ही रात को भूपेश बघेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, यह सब कुछ होता है। और आज इस मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बीजेपी के मंच से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घेर रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि ईडी, सीबीआई ये तमाम जो हैं वो कांग्रेस को कैसे यहां घेर कर भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाने की कोशिश कर रही है, और इस भ्रष्टाचारी सरकार को बाहर जाना चाहिए, आउट होना चाहिए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने भी वार किया है, पलटवार किया है। लेकिन पहले सुन लेते हैं मोदी जी ने क्या कुछ कहा था, उनको सुनना जरूरी है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनेंगे, और ये तमाम बातें आज की चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों, क्योंकि आज ये कल शाम से जैसे ही ईडी का मसला सामने आया है, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है, जो यहां है, वो फंस चुकी है। क्या ऐसा है? कल से आज तक में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फंस चुके हैं क्या? यानी कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में? $1 मिलियन का सवाल है, लेकिन सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ईडी सीबीआई पे, और इतना ही नहीं, एक चीज और गौर फरमाइएगा, मेरे साथियों, ईडी सीबीआई को साथी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। तो सुन रहे थे आप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। गालियों की बात तो हमेशा करते हैं वो, और ये शब्द पता नहीं क्यों वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आज तक मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन बात यहां यह है कि मोदी को गाली, या मोदी सरकार, या बाकी इन सबको कांग्रेस के लोग गालियां देते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये प्रधानमंत्री जाने। लेकिन इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज वो मध्य प्रदेश में थे, जरा उन्होंने जो पलटवार किया है उसको सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं कल छत्तीसगढ़ में था, और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कार्यकर्ताओं पर
एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट सीधा हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और नरेंद्र मोदी ने यहां जो ईडी सीबीआई को लेकर के जो बातें कही थी कल से लेकर आज तक, 508 करोड़ का मामला, और यहां घेरने की कोशिश कांग्रेस को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिसके नाम पर कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रही है और बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को पा रहे हैं भूपेश बघेल। लेकिन यह सब जो मसला आया है, इसके बाद क्या कांग्रेस की सरकार आगे बन पाएगी? क्या कांग्रेस को डेंट लगने वाला है? क्या कांग्रेस को यहां घाटा होने वाला है? ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में जहां झूठ और सच की बात हो रही है, जहां ओबीसी की बात हो रही है, जहां ईडी सीबीआई की बात हो रही है, वहां राहुल गांधी ने एक खुलासा और किया है। राहुल गांधी यहां कह रहे थे कि मोदी झूठ की गारंटी हैं, बार बार जो गारंटियां दे रहे हैं मोदी के नाम पर भाजपा गारंटी चिल्ला रही है, लेकिन मोदी जी जो हैं वो झूठ की गारंटी देते हैं और कांग्रेस सच की गारंटी देती है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे अपने चुनावी सभा से मतदाताओं को रिझाते हुए राहुल गांधी। सुनिए जरा। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा शब्द? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी। कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का कद जिस प्रकार बढ़ा है आपने देखा ही है। और चुनाव का वक्त है, 5 राज्यों में चुनाव हैं और इन 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन साथ साथ भाजपा भी यहां किसी न किसी रूप में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। सच और झूठ के फासले को यहां व्यक्त कर रहे थे, लोगों के बीच, जनता के बीच, वोटर्स के बीच रख रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं। जीएसटी से लेकर के तमाम, नोटबंदी से लेकर तमाम बातों को उन्होंने यहां रखने की कोशिश की, और साथ साथ आपने देखा कि यहां राहुल गांधी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पर कांग्रेस के सच के दावे को और जो कांग्रेस करती है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते हैं हम लोग लगातार आपके बीच ग्राउंड जीरो से चर्चा करते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं, उन सब से भी आपका परिचय करवाता हूँ। सीधा जरा स्क्रीन पर अगर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को और आप लोगों से परिचय करवाऊँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। ग्राउंड जीरो छत्तीसगढ़ में हम हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ परिवर्तित नजर आ रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट भी परिवर्तित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल से भी पर्दा हटाएंगे क्योंकि कल से लेकर आज तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया के जितने प्रारूप हैं सब में 508 करोड़ की बात हो रही है, ईडी की प्रेस रिलीज की बात हो रही है, ईडी की छापेमारी की बात हो रही है, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जो गंभीर मसला है वो ये है कि इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ चल रहा है वो तो अभी प्रशांत टंडन जी से आप सुनेंगे, लेकिन आपके जहन में इस वक्त क्या कुछ आ रहा है? प्रधानमंत्री के भाषण को भी आपने सुना होगा और आपने राहुल गांधी के दोनों भाषणों को भी सुना होगा और आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को भी सुना होगा। अब अभी से ठीक तीसरे दिन, आज 4 तारीख है और 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है। स्वामी जी, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मुझे ये लगता है कि जो ईडी की कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस रिलीज किया है, उससे मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो गैप था वो 2% और बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, एक चीज थी जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ रहा था और जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बात कही थी, अब नीतीश कुमार की खड़गे साहब से बात हुई है और ये बात तय हो गई है कि जब ये विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद हम लोग मिलजुल कर इंडिया अलायंस पे लोकसभा के चुनाव के लिए बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की घटना करके बीजेपी ने और ईडी ने एक तरह से इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है 2% का गैप और ज्यादा बढ़ गया है। 5 स्टेट तो कांग्रेस जीती रही है। दूसरी एक बात और कही, जैसे मोदी जी ने कहा वो ओबीसी हैं और गरीब हैं। मुझे हिंदुस्तान का एक भी ओबीसी और गरीब ऐसा दिखा दीजिए जो दिन में 5 ड्रेस बदलता हो। देखिए, ये तो राजीव जी बुरा मानने की बात नहीं है, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मली पुरुष जो है वो 5 ड्रेस नहीं बदलते, महिलाएं बदलती हैं, लेकिन महिलाएं भी 5 ड्रेस नहीं बदलती, वो भी 2-3 ड्रेस बदलती हैं। 5 ड्रेस बदलना कौन सा ओबीसी करता है और कौन सा गरीब आदमी करता है? दूसरी बात, ओबीसी है, मान लिया कि मोदी जी ओबीसी हैं, वैसे वो घाची कम्युनिटी के हैं गुजरात के, और जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको जो फॉरवर्ड क्लास थी उसको ओबीसी में ले आए थे। खैर, वो अलग मुद्दा है। अगर मोदी जी चाहते हैं तो कृपा करके मेरा निवेदन है उनसे 3 डाटा सबके सामने, देश के सामने ले आए। जो 12 लाख करोड़ रुपए देश के पूंजीपतियों के माफ हुए हैं, इसमें तो कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने मुसलमान और सिख हैं? इसमें 90% फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। दूसरी बात, जो लोग देश छोड़ के भागे हैं, देश की बैंकों का पैसा छोड़ के भागे हैं, इसमें कितने ओबीसी, एससी, एसटी हैं और मुसलमान और सिख हैं? 10% भी नहीं है। 90% फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। चुनावी बॉन्ड में जिन्होंने पैसा दिया है, पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, अगर मोदी जी जवाब दे देंगे जनता के ये दिखाने के लिए कि हम लोग ओबीसी का साथ देते हैं, 90% लोग उसमें सवर्ण कम्युनिटी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के नहीं है। एक और चीज, आज आपने एक दामा साहब हैं जहां से बाबा बालकनाथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने जानते मीटिंग में क्या कहा? बाबा बालकनाथ की प्रेजेंस में मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर गुरुद्वारे और मस्जिदें बेइंतहा बन रही हैं, इन गुरुद्वारों को और मस्जिदों को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। देखिए, बात को समझिए। अभी तक ये घृणा फैला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, मणिपुर में फैलाई क्रिश्चियनों के खिलाफ, अब ये सिखों के खिलाफ भी उतारू हो गए।
सिख जो कि हिंदू हैं और जो सबसे अच्छी कौम ऐसी है जो गरीब को धर्म और जाति को छोड़कर उन्हें भोजन कराती है, उनके बाद इन्होंने माफी मांगी और बाबा बालकनाथ ने कहा मैं गुरु गोविंद सिंह से माफी मांगता हूं। अगर आप गुरु गोविंद सिंह से माफी मांगते हैं तो इस्लामिक अगर गुरु जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ना, उनको ध्वस्त करना, क्या आप समझते हैं सनातन धर्म का प्रतीक है? जो ईडी की कार्रवाई हुई 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इसकी जांच की है, 400-500 लोगों से जांच की है, ईडी को रिकमेंड किया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। जो भूपेश बघेल ने कहा कि आज अगर एक आदमी को पकड़ के उसको 4 डंडे लगा के ये कहा जाए कि मैंने पैसा अमित शाह जी को या मोदी जी को दिया है, तो क्या ये जो ईडी है ये प्रेस रिलीज जारी करेगी? कोर्ट को अधिकार है किसी को दंडित करने का, किसी को दोषी सिद्ध करने का। एक आदमी ने, एक आरोपी ने जो पकड़ा गया पैसे के साथ, उसी ने किसी एक लोकतांत्रिक उससे चुने हुए मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया और ईडी ने उसकी प्रेस रिलीज जाहिर कर दी। इसका मतलब यह है कांग्रेस को 2% वोट बढ़ गए। और एक चीज और लास्ट बात कहता हूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस होगा 8% का, कांग्रेस आगे रहेगी। मध्य प्रदेश के अंदर 5% का रहेगा, राजस्थान के अंदर 4% का रहेगा, तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात आप लिख के रखिए, 3 दिसंबर को डिस्कस करेंगे। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। मोदी जी जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है।
तो दोस्तों यहां आप सुन रहे थे आदिवासी बनवासी को लेकर के और सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी की इस बाइट को भी सुनना जरूरी था, मोदी जी को भी सुनना जरूरी है, लेकिन चर्चा यहां हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने अपनी रखी थी यहां पर कि 3 तारीख को जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तो उस दिन चर्चा करेंगे कि 5-0 से कैसे यहां बीजेपी परास्त होती हुई नजर आती है। कांग्रेस कितनी सीटें लेके आती है, कांग्रेस किन किन राज्यों में जीतती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साथ साथ क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी के पास सीधे आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए कल से लेकर आज तक, आपको लगता है क्या कि कितना कुछ परिवर्तन छत्तीसगढ़ को लेकर के इसलिए बातें कर रहे हैं हम, और आज के दिन स्पेशली जो है हम छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से दूसरे राज्यों के चुनाव को भी सेट किया जा रहा है और बीजेपी बार बार ये बात कह रही है कि, और मोदी जी तो खासकर, कि इस मजबूत कड़ी को अगर ध्वस्त कर दें हम तो बाकी राज्यों को आसानी से बीजेपी जीत सकती है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में? देखिए राजीव जी, आज जब हम 4 दिन हमको यहाँ हो गए हैं और कल प्रचार का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ की पहली 20 सीटों का मतदान होगा 7 तारीख को। बीजेपी का गेम प्लान पिछले 24 घंटे में सामने आ गया कि छत्तीसगढ़ एक पैनिक रिएक्शन हुआ। उस पैनिक रिएक्शन में मोदी साहब को वो फीडबैक ज़रूर मिला होगा और आपसे हमसे बेहतर मिला होगा कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है या कांग्रेस की स्थिति क्या है। और उसके बाद सीबीआई की ईडी की एंट्री होती है। आप याद कीजिए कि कांकेर की सभा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोदी साहब के स्पीच में कंटेंट नहीं था। आज की स्पीच में कंटेंट आ गया। कंटेंट कहाँ से आया? कंटेंट आया ईडी से। ये ईडी की एंट्री क्यों होती है, ये बीजेपी का गेम प्लान क्या है, अब बिल्कुल सामने हो चुका है। उनके गेम प्लान के 2 बड़े मजबूत पिलर सामने आए हैं और एनी हाउ यानी उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए हैं और उसमें एजेंसीज, मीडिया का हिस्सा, उसमें ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ उसमें जो है लगाया जाएगा दांव पे। वो दांव पे इसलिए लग रहा है राजीव जी कि छत्तीसगढ़ रिसोर्सेज रिच स्टेट है। उद्योगपतियों की और खासकर अडानी साहब की इस छत्तीसगढ़ पे निगाह है, यहाँ के रिसोर्सेज पे निगाह है। जो आदिवासी इलाकों का रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला, खासकर लोहा, आयरन ओर और कोयला, इस पे उद्योगपतियों की नज़र है। और यही बीजेपी का या मोदी साहब का जो गेम प्लान है वो इस पर निर्भर है। एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सही आप दिशा में जो बात कर रहे हैं। जब पिछली सरकार बनी यानी 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात के यहाँ रख रहा हूँ। जब 2018 में सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस ने एक वादा किया था, टाटा स्टील प्लांट के लिए जो जगह दी गई थी, जो जमीन अक्वायर टाटा ने कर ली थी, कांग्रेस पार्टी का दावा था कि उस जमीन को हम वापस वहां के आदिवासी किसानों को लौटा देंगे। और कांग्रेस ने उसके बाद वो काम करके दिखाया। राहुल गांधी आए थे, दिया था उन्होंने। और आज की तारीख में जब हम लोग वहां पहुंचे उसी बस्तर में, तो वहां के जो आदिवासी किसान हैं काफी खुश नजर आए और वो अभी भी राहुल गांधी को याद कर रहे हैं कि देखो यहाँ राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वो निभाया। और जो यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि अदानी खासकर और उद्योगपतियों को उन तमाम जगहों पर, उन तमाम ऐसे रिसोर्सफुल लैंड्स पर नजरें टिकी हुई हैं, वो तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक कि उनकी सरकार ना आ जाए। तो कॉरपोरेट का आदेश है, कॉरपोरेट की मंशा है कि यहाँ पे ये स्टेट भी मोदी साहब के कंट्रोल में, मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मोदी साहब के कंट्रोल में हो। और ये कॉरपोरेट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉरपोरेट का टारगेट है, इसलिए सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, एक बात। और दूसरा चरण उसका ये है कि ईडी की जो एंट्री होती है, दूसरा चरण है कि बगैर भूपेश बघेल के को डैमेज किए हुए ये काम नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा कि मोदी साहब का कांग्रेस से ज़्यादा जो हमला है वो भूपेश बघेल पर है, उनकी इमेज पर है। और इसलिए ईडी की कार्रवाई और 508 करोड़ ये हुआ। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि वो ये जो 508 करोड़ का मामला है और वो जो गेमिंग ऐप है, बेटिंग ऐप है, वो उसके खिलाफ तो यहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की थी।
तो ईडी की एंट्री उसमें क्यों कराई गई? भूपेश बघेल को टारगेट है। और मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा राजीव जी कि इसी चुनाव की प्रोसेस में, इसी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भूपेश बघेल खुद या भूपेश बघेल के जो करीबी लोग माने जाते हैं या उनके मंत्री या एडवाइजर्स, उनके ऊपर ईडी का शिकंजा और कसे या कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये दो मुख्य टारगेट है जो बीजेपी का गेम प्लान है फिलहाल। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, यानी कि अभी से लेकर 17 तारीख के बीच हो सकता है कि भूपेश बघेल या उनके करीबियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हो सकता है कि समन भी भूपेश बघेल को डिलीवर कर दिया जाए ईडी की तरफ से। बहुत कुछ यहां हो सकता है अगले 10-15 दिनों में। अगले 10-15 दिनों में जो होगा उसका क्या असर पड़ने वाला है मतदाताओं के ऊपर? क्या वो भूपेश बघेल को बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी भूपेश बघेल को और उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार घोषित करवाकर फायदा वोटर्स के जरिए ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। बहुत पते की बात, बहुत सारी बात कह रहे थे यहाँ पर प्रशांत टंडन जी। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ और आपके पास ही जल्दी से आना चाहता हूँ। शायद आप सुन रहे होंगे हम लोगों की तमाम बातें। हम लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, यानी ग्राउंड जीरो से जो आज खबर लेके आ रहे हैं, बहुत विस्फोटक खबर है। खबर यही है जो अभी बात रख रहे थे कि बीजेपी का इस चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि बाकी राज्यों में भी क्या गेम प्लान है, उसको हम उजागर कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे आप देखते हैं जो कुछ चल रहा है और उसमें भी खासकर छत्तीसगढ़ को एक मॉडल जो बनाया जा रहा है, मॉडल इलेक्शन मॉडल के रूप में जो पेश करने की कोशिश हो रही है, और क्या यहां से इसका फायदा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे राज्यों में बीजेपी ले पाएगी? लगता है आपको ऐसा? मैं सबसे पहले तो इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो चुनाव ईडी के जरिए लड़ रहे हैं। उनका हौसला पस्त हो चुका है हिमाचल और कर्नाटक की पराजय के बाद, और इस देश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। अब दूसरी बारी उन एजेंसियों की है जिसके जरिए वो विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके वो मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उसे जनता देख रही है और इस बात को महसूस कर रही है कि ये सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है, और ऐसे में उन्हें धूल चाटनी पड़ेगी, ये तय दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, ये सिर्फ यहीं तक नहीं बचेगा कि आप छत्तीसगढ़ का ही जनमानस उठ खड़ा होगा या मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव होगा, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जो चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कल शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार गए थे, आज भी उन्होंने अपना भाषण दिया, लेकिन उनकी जो भाव भंगिमा है, उनके चेहरे का तनाव, थकान, ये सब बता रहे हैं कि वो अब पराजय स्वीकार कर चुके हैं। और इसीलिए वो जिस तरह की भाषा भी बोल रहे हैं, आज उन्होंने अपने चुनावी भाषण में महादेव का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी महादेव को नहीं छोड़ रही है। वो भूल गए कि कर्नाटक में बजरंगबली को उन्होंने उठाया था बजरंग दल के साथ जोड़ करके, और वहां मुंह की खानी पड़ी थी, और यही कुछ छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वक्त अब करवट बदल रहा है। लोगों का जो सामने जो धुंधलापन छाया हुआ था, अच्छे दिन का, 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख अकाउंट में आने का, वो सारा छद्म बेनकाब हो चुका है और अब लोग विपक्ष की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। विपक्ष में और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये जो तिकड़ी है वो बहुत बुनियादी तौर पर एकजुट है और वो लगातार संघर्ष कर रही है और मोदी को एक्सपोज कर रही है।
मोदी को उस हद तक पहुंचाने में वो कामयाब हुए हैं कि वो गलती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक कोई गलती नहीं की और यही वजह थी कि उपलब्धियों के नहीं होने के बावजूद वो चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि गलतियों पर गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन अब ये चीजें मुझे लगता है कि लोगों के सामने आ गई हैं और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल ये जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से देश की दिशा तय होती है, देश का भाग्य जो है वो तय किया जाता है। और यहाँ पर अगर इसकी चर्चा ना करें हम, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, हम देख रहे हैं। एक बार आना चाहता हूँ ज़रा संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। संजय जी, बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। ज़रा इन तमाम मसलों को अगर इस पर गौर फरमाएं तो क्या कुछ आपके जहन में आता है, क्या कुछ आप देखते हैं, कैसे पॉलिटिक्स जो है वो करवट बदलती हुई दिखाई देती है आपको? मैं तो इंतजार कर रहा था कि चुनाव मतदान के पहले बीजेपी कुछ करेगी। और मैं पिछली बार के पुलवामा की बात हमेशा करता हूँ कि पिछली बार मतदान से पहले जैसे पुलवामा हो गया वैसा कुछ फिर होगा। वो पुलवामा नहीं होगा, पुलवामा जैसा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्रांतिकारी होगा जो बीजेपी के स्टाइल में क्रांतिकारी हो सकता है। तो और ये पहले से, ये पुराना है, मतलब अभी कोई नया नहीं है और ये 10 साल से नहीं चल रहा है। मुझे याद आता है कि 1980-85 के चुनाव में, जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का नेक टू नेक फाइट था। तो मतदान से एक दिन पहले पूरे शहर में यह नारा लिख दिया गया कि हिंदुओं में मेल नहीं, शमसुद्दीन को हराना खेल नहीं। अब ये आप समझ सकते हैं कि कौन किसके लिए लिखाएगा। मैं उम्मीदवारों का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कौन किसके लिए लिखाएगा ये तो समझा जा सकता है। और मतदान के एक दिन पहले अगर इस तरह का नारा रात में पूरे मतदान क्षेत्र में लिख दिया जाए तो उसका क्या असर होगा। और जीत हार बहुत कम वोटों से हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत कम वोट से हुआ था। तो ये बीजेपी की रणनीति रही है और आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि 1980-85 का तो मुझे याद है। तो मैं पहले से इंतजार कर रहा था कि मतदान के पहले कुछ ऐसी घोषणा होगी, कुछ ऐसी खबर आएगी, और ये पहले भी होता रहा है। पहले हम लोगों को याद है कि एक जगह मतदान हो रहा होता था तो दूसरी जगह नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा होता था। इस बार वो नहीं हुआ है। इस बार सीधे छत्तीसगढ़ के मतदान के 1-2 दिन पहले या चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किया गया है। तो जो आरोप है उस आरोप पे कोई दम ही नहीं है, कोई भी कभी भी आरोप लगा सकता है। मैंने अब ये सब कह चुके हैं बघेल साहब, तो कुछ फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस आरोप पे कोई दम नहीं है। और अगर भाजपा के पास यही है, भाजपा ने प्रधानमंत्री के भाषण में यही एक खास बात है, ये भूपेश बघेल पर आरोप, कांग्रेस मुझे गाली देती है, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ भी नहीं है कि हमने अच्छा क्या किया, हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हमने पीछे क्या किया। अपनी राजनीति के बारे में, अपने पद पे रहने पे, अपनी पार्टी के सत्ता में रहने पर क्या हो सकता है, क्या करेंगे, राजनीति तो कोई बात ही नहीं थी। कि वो हमको गाली देते हैं क्योंकि हम पिछड़ी जाति के हैं, ये 10 साल पुरानी बात हो गई। तो इसमें अब कह के क्या मिलेगा। इससे सिर्फ ये होता है कि फेंस सिटर्स जो हैं, जो तय नहीं कर पाते कि इधर वोट देना है उधर वोट देना है, वो शायद इस आरोप के बाद कि भाई कांग्रेस भ्रष्ट है इनको वोट दे देंगे। लेकिन ये कौन यकीन करेगा जब सब लोग जान रहे हैं कि नोटबंदी में क्या हुआ, जीएसटी में क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, और जो आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है उसमें क्या मिला। तो इस सब का कुछ होगा नहीं। अब कांग्रेस, बीजेपी हारी हुई बाजी खेल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस मौके पे तुरंत जवाब दे रही है और हर चीज का जवाब आ रहा है। पहले ये होता था कि सिर्फ आरोप खबर छप जाती थी, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आरोप के साथ जवाब भी छापना पड़ रहा है। अव्वल तो आरोप छपते नहीं, और जहाँ छपते हैं या पॉलिटिकल तो उसमें जवाब भी छपता है। तो ये अच्छी बात है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत मामूली फेंस सिटर्स लोगों का वोट इधर उधर हो जाए या होता हो तो हो जाएगा। बाकी एकदम दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी हारी हुई बाजी सिर्फ लड़ने के लिए या चुनाव मैदान में है, या दिखने के लिए कि हम चुनाव मैदान में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही हल्का और घटिया है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, उसमें चेंजेस देख रहे हैं।
लेकिन यहाँ अब छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में और सामने है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। बीजेपी जो है वो लग रहा है ऐसा, कल बीजेपी का घोषणा पत्र आता है, उसके बाद ईडी का एक घोषणा पत्र और आ जाता है। उसमें ईडी के घोषणा पत्र में ये है, प्रेस रिलीज है, जिसमें 508 करोड़ रुपए लेन देन का मामला, वो भी आप जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर। तो छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईडी के मामले को आज उठाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दूसरी तरफ जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आप भी बैठे हुए हैं और तमाम पूरे राज्य की गतिविधियों पर नजर आपकी है भी, और साथ साथ ये भी कि क्या ये मॉडल के रूप में जो पेश करने की कोशिश है, भाजपा को लगता है कि किसी भी रूप में अगर यहाँ से हम भूपेश बघेल की सरकार को हटा दें तो पांचों राज्यों में इसका फर्क पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है? गेम प्लान जो बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, उस गेम प्लान में यहाँ सफल होते हुए नजर आ रही है क्या भाजपा? राजीव जी, देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि भूपेश बघेल की स्थिति क्या है। देखिए, इस समय पूरे भारत में 5 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। भूपेश बघेल के अलावा कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, सुखविंदर सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश में, और उधर कर्नाटक के सिद्धरमैया, जिसको हम कहते हैं फुल फ्लेज्ड, अगर 5 तो हैं ही। कमलनाथ नहीं है सबसे ज्यादा कमलनाथ नहीं, आप कमलनाथ का नाम ले रहे हैं। कमलनाथ का मैंने सबसे पहले कहा, उसके बाद तुरंत भूपेश बघेल के बाद कमलनाथ हैं। सबसे आइडियोलॉजी पर अगर सबसे ज्यादा वार आरएसएस की कोई कर रहा है, और इन 4-5 जो प्रमुख नेता हैं, इनके साथ सबसे कदम ताल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो है भूपेश बघेल। आप देखिए, जब से ये आए हैं 2018 से, इन्होंने बहुत तगड़ा मोर्चा लिया है। आपको याद होगा जिस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर जब ये उतरे थे, इनको जाने नहीं दिया जा रहा था, शायद हाथरस या कहीं पर, तो वो भूपेश बघेल जो है एयरपोर्ट की जमीन पर बैठ गए थे, पूरा उन्होंने धरना दे दिया था। वो इस हद तक जा सकते हैं। इन्होंने जो कांग्रेस का जो शासन लाया है, उसका कारण एक था कि कांग्रेस के जब ये अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ में, इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी। और आप कुछ भी कह लीजिए, 15 साल की रमन सिंह की सरकार को हटाना कोई बहुत मामूली बात नहीं थी, और 2-4 सीटें ज्यादा लेकर उन्होंने सरकार नहीं पलटाई थी। इस कदर साफ कर दिया था कि मुश्किल से 15 सीटें जो हैं, 15-16 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास रह गई थे, और मतलब 68-65 सीटें लाना कोई मजाक नहीं था, और उसको 71 तक ले जाना वो भी कोई कम दुस्साहस का काम नहीं था। लेकिन भूपेश बघेल ने किया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने कभी भी आरएसएस के ऊपर वार करने में कभी पीछे नहीं हटे। बहुत जमकर उन्होंने किया, बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए। चाहे वो अच्छा, कई बार केंद्र के साथ इन्होंने टकराव किया, राजभवन के साथ इनका टकराव हुआ बहुत सारी इश्यूज को लेके। तो इसके कारण भूपेश बघेल जो है इनकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकते हैं। इस समय पूरे इनके पास 3 मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी के हैं। उन तीनों ओबीसी में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किसी का अगर है तो भूपेश बघेल का है, और वो दबी जुबान में बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, इनके ऊपर सब कुछ अटैक हो रहा है। ये महादेव ऐप वाला जो मामला है, एक अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। इसका भूपेश बघेल ने ये कहा कि भाई महादेव ऐप से अगर आप कहें तो आप उसको बंद क्यों नहीं करते? महादेव ऐप को जो है उसको तो हमने एक्सपोज किया है। अगर हमारा उसमें स्टेक रहता, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर भूपेश बघेल ने महादेव ऐप से पैसे लिए होते तो महादेव ऐप की जांच क्यों कराते हैं? लेकिन अब जो है इस तरीके से देखिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 3 मुद्दों पे वही कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि केवल गरीब जो है वही एक जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं है, तो फिर ये ओबीसी कहाँ से आ गया? आप तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स की तरह बात करने लगे हैं कि दुनिया में बस 2 ही लोग हैं, शोषक और शोषित। तो आप इसमें बात कीजिए, फिर आप अपने आप को ओबीसी का क्यों बता रहे हैं? दूसरा देखिए, कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ अभी जो मुकाबला करने के लिए जो घोषणा पत्र लाया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप तो उनकी नकल कर रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि हम 20 क्विंटल आपसे धान खरीदेंगे प्रति एकड़, तो आपने उसको 21 कर दिया। उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ये बता दीजिए। हम इसके ऊपर कल चर्चा कर चुके हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा मैं। सब लोग समझ रहे हैं कि आपका घोषणा पत्र है, देखा देखी तो तैयार किया गया, लेकिन लगता नहीं कि आप उसको वाकई इम्प्लीमेंटेशन उसका करने की
कर सकेंगे अगर आपको मौका मिल भी गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत मौका मिल पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घोषणा पत्र को इस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ में देखिए ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की गई, खासकर 2-3, एक तो कवर्धा वाला जो इशू था जहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसके पिताजी को फिर उन्होंने वहाँ बेमेतरा के पास ताजा नाम की जगह है, वहाँ पर उन्होंने उनको टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, जिनकी एक अलग तरह की पहचान है। वो सॉफ्ट लोग नहीं है, वो सारे के सारे हार्डकोर हिंदूज हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं, रविशंकर आ चुके हैं, स्मृति ईरानी आ चुकी है, हेमंता विश्व शर्मा 2 बार आ चुके हैं यहाँ, बताइए। उसके बाद इसी तरह के लोग जो हैं, अनुराग ठाकुर आ चुके हैं। तो किया ये जा रहा है कि आपका वो जो विकास वाला मुद्दा है वो पीछे हट रहा है, लेकिन ध्रुवीकरण का मामला भी यहाँ पर जो है वो इनका भारतीय जनता पार्टी का कुछ काम करता नजर नहीं आ रहा है। इसके मोदी जो है वापस आ गए। देखिए, मोदी जी जो आए हैं, मोदी जी को ओबीसी के मामले में है, तो मैं कहता हूं कि आपका ओबीसी के प्रति बहुत अच्छा प्यार है। आप एक शब्द में घोषणा कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का जो अध्यक्ष है अरुण साव, ओबीसी हैं, यंग हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं। आप एक लाइन में घोषणा कर दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम यहाँ पर ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पर 3 लोग कंटेंडर हैं मुख्यमंत्री पद के। डॉक्टर रमन सिंह हैं, ठाकुर साहब हैं, उसके बाद सरोज पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, और तीसरी है आदिवासी नेता लता उसेंडी, वो जो है वो भी उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो इन तीनों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इसको कोई टेकर नहीं है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता शायद। दीपक जी, और भी कई सारे नाम हैं, आप बहुत लोगों के नाम छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सब जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाराज हो जाएंगे आपसे। लाया गया था। नहीं, मुझसे देखिए, उससे तो वैसे सारी नाराज है, मेरे से तो मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ से खुश होंगे? इसलिए उसकी कोई बहुत चिंता नहीं है। असली बात है, मैं अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तो कुल जमा मुझे नहीं लगता कि ये जो ओबीसी वाला जिस हिसाब से मोदी जी मतलब ये बड़ा करुण क्रंदन कर रहे हैं, बहुत ही इतना गंभीर इसमें बात कर रहे हैं। एक बात यहाँ ये है दीपक जी, एक बात ये भी है जी, पिछले 4 साल से हम सब ने देखा कि बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। कहाँ थे 4 साल तक रमन सिंह? 4 साल नहीं बल्कि 4.5 साल, 4.25 साल। और आज भी आप देखिए फुल पेज का जो ऐड छपा है तमाम अखबारों में, उसमें रमन सिंह कहाँ हैं? वहाँ उसमें सरोज पांडे कहाँ हैं? उसमें लोकल नेता कौन है? लोकल चुनाव है, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन फोटो किसका है? 2 लोगों की फोटो है। एक फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की और एक फोटो है माननीय मोदी जी की। तो 2 लोग मोदी जी के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी गारंटी दे रहे हैं, सीना पीट के कह रहे हैं। तो यहाँ सब तो लोकल नेता हाशिए पे हैं, कहीं है ही नहीं। तो इसलिए भी ये चर्चा लाजमी है जो आप कह रहे हैं। और हर दूसरा आदमी सोचता है कि हमको सीएम बनना है, हर दूसरा आदमी सोचता है कि हमको शायद मोदी जी का वरद हस्त है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं, उनके पास क्या क्या। अमलेंदु जी, 5 राज्यों में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़? अमलेंदु जी, क्यों बीजेपी ने अपना गेम प्लान जो तैयार किया है उसमें छत्तीसगढ़ को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा है, जिस बारे में बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। अगले चरण में आएंगे तो और भी कुछ खुलासे करेंगे प्रशांत जी, लेकिन यहाँ क्यों इस गेम प्लान में छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में सबसे ऊपर है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की शायद रणनीति है। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी हो जाती है, माफी चाहता हूं अमलेंदु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको रोकना चाहूंगा और सीधा इधर प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इस गेम प्लान में बहुत कुछ कल से हम लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ही उस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्या कुछ और है? देखिए, गेम प्लान का पहला हिस्सा हमने पहले चरण में बताया कि ईडी की एंट्री हुई, भूपेश बघेल को बदनाम करने का इंतज़ाम किया गया। गेम प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि छोटी पार्टियों को फंड करो, छोटी पार्टियों को खड़ा करो, वोट काटो। अभी जो पहले चरण के मतदान है वहाँ भी आप देखिए कि 2 नई आदिवासी पार्टियाँ आ गई हैं मैदान में। अब उसका फीडबैक उनको ज़रूर मिला होगा
तभी ईडी की एंट्री हुई है कि बहुत उनको वोट मिलने नहीं जा रहा है और उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो लड़ाई है वो नोटा से होने जा रही है। तो एक ये बड़ा जो है विरोधाभास वहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो छोटी पार्टियाँ खड़ी की गई हैं उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ईडी की एंट्री हुई है। दूसरा, भूपेश बघेल क्यों टारगेट में है? भूपेश बघेल ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे? अभी दीपक जी कह रहे थे बहुत अग्रेसिव नेता है। वो अग्रेसिव नेता के साथ एक काम भूपेश बघेल ने और किया जो रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए, कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होके बना। लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी अस्मिता को रमन सिंह ने नहीं आगे आने दिया। क्यों नहीं आगे आने दिया? क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी किसी आदिवासी अस्मिता को या किसी क्षेत्रीय अस्मिता को बढ़ाने की नहीं है। उनकी आइडेंटिटी, उनकी संस्कृति को बढ़ाने की नहीं है। उनकी एक मतलब हिंदुस्तान वाला जो वो है फिलॉसफी, वो आगे आती है। तो बीजेपी का इंटरेस्ट यहाँ की छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बढ़ावा देने का नहीं था। भूपेश बघेल ने वो काम किया है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय तीज त्यौहार थे, यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान थी, उसको आगे बढ़ाया है। तो भूपेश बघेल इसलिए निशाने पर भी हैं कि उन्होंने यहाँ की छत्तीसगढ़ी जो अस्मिता है, जो उसका गौरव है, उसको बहुत आगे बढ़ाया। उसका उदाहरण देता हूँ। ये ठीक जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ एक मूर्ति है। अभी हालांकि जूम आउट मत कीजिए क्योंकि कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सही बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बात यहाँ होती रही है पहले से। लेकिन उस अस्मिता को, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की भावना को कि हम छत्तीसगढ़ी हैं और सबसे अच्छे हैं, और यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को कैसे बरकरार रखना है, बढ़ाना कैसे है, ये काम पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने बहुत, मतलब एक बखूबी उसको निभाया है, आगे बढ़ाया है। उसका उदाहरण जहाँ हम हैं, ये छत्तीसगढ़ महतारी चौक कहलाता है। छत्तीसगढ़ महतारी मतलब माता, छत्तीसगढ़ माता की जय यहाँ कहते भी हैं। और ठीक पीछे है, और यहाँ पर राज्य गीत लिखा हुआ है। बाद में इसको जूम करके जरूर आपको दिखाएंगे। और वहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में यहाँ का एक राज्य गीत, जब ये बहुत पुराना, उसके राइटर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं, लेकिन उनका जो गीत है, उस गीत को भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य गीत का दर्जा दिया। और जो भी कार्यक्रम होता है, आप लोग सुनेंगे कि सबसे पहले उस राज्य गीत को बजाया जाता है। तो ये जो अस्मिता की बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, गेड़ी, यहाँ के जो यहाँ के लोकल नाच हैं, अलग अलग तबकों के, क्योंकि आदिवासी भी बहुत हैं, 34% के लगभग आदिवासी हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि साहू समाज के लोग, यानी ओबीसी के भी काफ़ी लोग हैं, 40% से ज़्यादा हैं। तो ये सब मिला करके, और हर पर्व त्यौहार, तीज त्यौहार जिसको कहते हैं, वो सब, उसमें से मैक्सिमम पर्व त्यौहार जो हैं वो मुख्यमंत्री हाउस से उसकी शुरुआत होती है। महिलाओं का जो कार्यक्रम होता है, तीज त्यौहार, जो तीज है, वो मनाते हैं वहाँ, और प्रदेश भर की महिलाएं आती हैं। तो जी, मैं अभी कुछ महीने पहले यहाँ किसी और काम से आया था, और मैं अपने होटल में था, और मेरे कार्यक्रम को थोड़ा सा टाइम था, तो मैं होटल के बाहर सड़क पे देख रहा था। तो देखा मैंने कि 15-20 महिलाएं कुछ सूप वगैरह लिए हुए गाना, लोकगीत गाती हुई जा रही हैं। फिर थोड़ी देर में देखा कि दूसरा एक और बैच वैसे ही महिलाओं का आया। तो मैंने पूछा अपने साथियों से यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये सब भूपेश बघेल के आने के बाद शुरू हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है उसको ये पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो यानी 2 बहुत बड़े कारण हैं क्यों ईडी आई यहाँ पे। एक कि कॉरपोरेट का इंतज़ाम करना है यहाँ के खनिज पदार्थ में, जिसके ऊपर आदिवासी बैठा हुआ है, कोयला, आयरन ओर। और दूसरा, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को कैसे। आपको बता दूं कि आयरन और कोयला की बात तो आप कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा हीरा भी इसी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी दूरी पे है। जी, तो ये कॉरपोरेट की डिमांड प्लस छत्तीसगढ़ी अस्मिता का उभार, इसलिए दुश्मन बन गए हैं कि ये भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल के ऊपर निशाना रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे भूपेश बघेल को अगर वो
डैमेज कर पाते हैं, उनकी इमेज को अगर कर पाते हैं, जिसमें कामयाब मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज मैं दिन भर बहुत सारे लोगों से आप भी मिले हैं और ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन निशाना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगले 7-8 दिन में छत्तीसगढ़ में इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान काफ़ी कुछ होगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यहाँ पे सब डेरा डालेंगे। जी, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 7-10 दिनों में। 17 तारीख को आप जानते हैं आखिरी चरण का मतदान है। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 20 सीटों पर 7 तारीख को और 70 सीटों पर 17 तारीख को। लेकिन इस 17 तारीख के बीच, इस दरमियान क्या कुछ हो सकता है? क्या ईडी, सीबीआई या तमाम दूसरे जो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा सकते हैं बीजेपी के जरिए ताकि डैमेज किया जाए? और सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डैमेज करके भाजपा बीजेपी की सरकार ला सकती है, यानी अपनी सरकार ला सकती है? एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी की उस समय आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, उनके पास भी अभी चलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे आप देखते हैं? बहुत कुछ हम रख रहे हैं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए राजीव जी, मैंने एक अपनी तरह से एक अलग तरह का सर्वेक्षण किया। जैसे चुनावी सर्वेक्षण हो रहे हैं, अलग अलग लोग बता रहे हैं, अपने अनुमान बता रहे हैं। मैंने सर्वेक्षण ये किया कि 50 ऐसे लोगों को छांटा जिन्होंने पिछली बार 2 चुनावों में कांग्रेस को वोट दिया था, और 50 ऐसे लोगों को छांटा जिन्होंने पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। मैंने ये पाया कि जिन्होंने 50 लोगों ने पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, वो एक भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। लेकिन जो 50 बीजेपी को वोट देने वाले थे, उसमें 20 लोगों ने ये कहा कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्टैटिस्टिकली इसको एनालाइज कीजिए, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये 40% का परिवर्तन है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि कांग्रेस के साथ थे, वो राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद और उनके बाद जिस प्रकार से वो जनता के साथ मिले हैं, और एक और चीज जो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एक प्रकार की रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, जो उन्होंने कहा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो बीजेपी जितना नफरत करने का प्रयास करती है, कांग्रेस की बात सिद्ध होती है कि नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो जनता ने देखा कि ये जो भ्रष्टाचार और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता है, ये खुद कर रही है, कहाँ ऐसा होता है, और तीसरी को सबसे बड़ा फायदा इस समय कांग्रेस को हो रहा है। जो विपक्षी दलों में बिखराव हो रहा था, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार अलग अलग तरह की बातें करने का एक अलग अलग मैसेज दे रहे थे, लेकिन जब ये घटनाएं हुई और खड़गे साहब ने नीतीश कुमार से बात की और अखिलेश यादव ने भी अपना सुर बदला, नीतीश कुमार ने भी अपना सुर बदला, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे सिद्धांत नहीं चलेंगे। अगर ये सत्ता रही, इस प्रकार की सत्ता रही, सत्य और धर्म के बिल्कुल सत्यमेव जयते नहीं होगा, असत्यमेव जयते होगा, सत्य की बात नहीं होगी। किसी आरोपी के द्वारा लगाए गए आरोप पे ही एक प्रेस रिलीज बाहर आ जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो आरोपी है, जबकि ये अधिकार केवल जजेस का होता है, कोर्ट्स का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एकजुट कर दिया है, और जो राजस्थान की घटना है राजीव जी, उसे कम मत आगिएगा। जो दाइमा साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, सारे अल्पसंख्यकों को एक एक करके ये सबको काटेंगे, हम जैसे सनातनियों को काटेंगे, आर्य समाजियों को काटेंगे, देश को प्यार करने वाले लोगों को काटेंगे। ये केवल 20% देश को तोड़ने वाले लोग, बाकी 80% जनता को तोड़ने वाले ये प्रयास करेंगे, और हम सब ये प्रयास करेंगे कि देश एकजुट रहे, पूरे 100% लोग एक साथ रहें, कोई धर्म और जाति का विद्वेष ना हो। इस बात की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लोग राजीव जी जीत के दिखाएंगे। जी, लड़ाई क्या किस चीज़ की है, इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो पॉलिटिकली जो लड़ाई चल रही है, यानी कि सियासी तौर पर 2 पार्टियां आमने सामने हैं, और ये जो जगह है ग्राउंड ज़ीरो छत्तीसगढ़, यहाँ पर एक मॉडल के रूप में इसको भाजपा पेश करना चाहती है। यहीं पे बहुत सारे मुद्दे आए, यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा भी आया, यहाँ आदिवासियों का मुद्दा, बहुत कुछ है यहाँ पे, और जिस पर धीरे धीरे
जिससे पर्दा उठाएंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है किसी भी रूप में कि यहाँ अगर हम जीत गए, यहाँ पर किसी भी ढंग से अगर भूपेश बघेल को हमने हरा दिया तो आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है? जरा समझना चाहता हूँ संजय जी आपसे कि आपको लगता है कि यहाँ अगर इस रूप से, और जैसा प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे कि अगले 10 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, अगर बहुत कुछ हो सकता है जैसे जैसे यहाँ भूपेश बघेल को अस्थिर करने की, बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उससे क्या भूपेश बघेल डाउन होंगे, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा या भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा? जरा आपका नजरिया। सब लोग जानते हैं, प्रशांत जी ने कहा ही इंटरेस्ट है, तो भाई बिजनेस हाउस का इंटरेस्ट होता है जहां बिजनेस की संभावना होती है, तो बिजनेस हाउस का इंटरेस्ट है, इलेक्शन वो फाइनेंस कर रहा है, तो जिससे पैसा ले रहे हैं उसका काम करेंगे, सक्सेसफुल हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन काम उसका करेंगे। और काम जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। काम ये है कि आपने पोलिंग के एक दिन पहले पैसा लेने का आरोप लगा दिया। पुराने समय में ये ठीक था कि भाई किसी पे आप पैसा लेने का आरोप लगा दे तो चलता, लेकिन बीजेपी 10 साल से यही कर रही है और 10 साल की उसकी रणनीति में यही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका असर होगा। और दूसरे ये कि कर्नाटक में जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तो बजरंगबली का नाम लिया गया, इससे पहले हिंदुत्व था, भगवान थे, राम थे, तो वो सब छोड़ छाड़ करके या छोड़ना पड़ा या छोड़ करके बीजेपी अब ईडी की शरण में आई है। और ईडी की शरण में तब आई है जब उसने कहा कि डिजिटल इंडिया, पैसा ट्रांसफर करना मुश्किल, कैश निकाल नहीं सकते वगैरह वगैरह। तब ये खबर है आज कि कैश कुरियर से पैसा आ रहा था। अरे भैया, विदेश से कैश कुरियर से पैसा क्यों आने लगा? ये कब हो गया? ये बीजेपी के राज में क्यों होना चाहिए था? पहले तो हवाला से लेन देन होता था और बीजेपी कह रही है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बंद कर दिया, और खुद ही बता रही है कि कैश कुरियर पकड़ा गया। तो इस कैश कुरियर के बारे में बताओ ना भैया कि ये किसके लिए काम कर रहा है? ठीक है, उसने भूपेश बघेल को 5 करोड़ रुपए दिए हो, लेकिन बाकी ये धंधा कैसे चल रहा है और इस धंधे के बारे में बताया जाना चाहिए। यहाँ तो ये मुद्दा ही नहीं रह जाता है कि भूपेश बघेल को 5 करोड़ मिले कि नहीं मिले और दिया गया कि नहीं दिया गया। ईडी जब ये बता रहा है कि कैश कुरियर से पैसे आ रहे थे, तो कैसे आ रहे थे और बीजेपी इतने दिन से क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इसके मुकाबले कि भूपेश बघेल को किसी ने पैसे दिए और दिए कि नहीं दिए, वो तो कह देने से तो बात बनती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेवा तो हो रही है, सेवा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक की जो कोशिशें हैं उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसका या असर होगा। चूंकि मामला पैसे का है, पैसे दिए हैं, दिए जाने हैं, मिलते हैं, मिलते रहेंगे, इसलिए कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। और हो सकता है कि और नए नए उपाय खरीदे जाएं, आयात किए जाएं और आउटसोर्स किए जाएं। ये दोनों पार्टी कर सकती है, माने बीजेपी भी है और जिसका इंटरेस्ट है वो भी कर सकती है। तो इसलिए अभी संभावनाएं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो 10-12 दिन में चुनाव हो जाना है और तैयारियां तो जाहिर है पहले से चल रही होंगी। तो तैयारी का अगर हाल अभी तक ये था तो मुझे नहीं लगता कि अब अगले मतदान से पहले ये लोग कुछ और नया या कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसका फायदा हो। ये वाला उपाय जो है कि किसी को पकड़ो और उससे आरोप लगवा दो, बहुत ही हल्का और बहुत ही सामान्य है, जिसपे किसी को यकीन नहीं होगा, खास करके बीजेपी के इतने दिन के शासनकाल के बाद। और इसमें उसने वो कैश कुरियर वाला जो लूप होल रह गया है कि वो कैसे चल रहा था, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि पैसे दिए जा रहे थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। संजय जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो महादेव ऐप वाला मामला है वो बहुत मजेदार मामला है। छत्तीसगढ़ कह रही है कि हमारी पुलिस ने पिछले 1 साल में 72 केसेस दर्ज किए, 449 लोगों को अरेस्ट किया, अरेस्टेड अक्यूज्ड 449, और 191 लैपटॉप, 865 मोबाइल फोन, 200 प्लस एटीएम कार्ड, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड, 1.5 करोड़ के अलग दूसरे जो एसेट्स हैं, संपत्ति, वो 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीज कैश, 16 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट फ्रीज किया। ये इतना काम उसी महादेव ऐप के सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार
के मातहत जो पुलिस है वो कर चुकी है। और उसके बाद इसी केस को ईडी के जरिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर, और ये कहना कि इतने करोड़ रुपए कुरियर से आया, भाई साहब कुरियर से इतने करोड़ रुपए कैसे आते हैं, ये बड़ा सवाल है। हम लोग नहीं जानते, हम तो पुलिस के लोग नहीं हैं, हम ईडी के लोग नहीं हैं, हम बाकी चीज़ें नहीं जानते हैं। बात ये है राजीव जी कि छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं राज्य की, वो जिन 5 राज्यों से मिलती हैं, 7 राज्यों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर ये ईडी आरोप लगा रही है कि कैश कुरियर से आया, तो ये बड़ा मज़ेदार है कि ये कैश कुरियर बीजेपी समर्थित जो बीजेपी की सरकारें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से मिलती हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि वो पेटी में बंद करके, बक्से में बंद करके नोट आ रही हैं ईडी और सीआरपीएफ के द्वारा। जी, उसके तुरंत बाद ही ये कार्रवाई हुई है, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये अगर ईडी आरोप लगा रही है कि कैश कुरियर आया, कैश यूएई से, तो यूएई से छत्तीसगढ़ में कैसे आ जाएगा? छत्तीसगढ़ की सीमा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना से मिलती है। तो इसके छत्तीसगढ़ की बाउंड्री तो आपका कस्टम क्या कर रहा था? उड़ीसा भी तो जो ये कस्टम क्या कर रहा था? इमिग्रेशन क्या कर रहा था? दूसरे राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी? केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? ये ईडी क्या कर रहा था जो मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखता है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब ये पैसे भूपेश बघेल के पास ही जा रहे थे तो भूपेश बघेल की पुलिस ने इनको पकड़ा क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल। ये भी बड़ा सवाल है कि उसी ऐप को लेकर अब ईडी ने केस दर्ज किया, तो बिल्कुल यानी उसमें कोई मेरिट नहीं दिखती प्राइमा फेसी। लेकिन और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग ये है कि मोदी साहब की रैली के एक दिन पहले, मोदी साहब की रैली को में कोई कंटेंट ना होने के एक दिन बाद और चुनाव प्रचार बंद होने के 48 घंटे पहले फेज के ये ईडी की कार्रवाई होती है। तो ये टाइमिंग बड़ी जो है वो इशारा करती है कि राजनीतिक मंशा क्या है। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मज़ेदार तथ्य है दोस्तों, आश्चर्यजनक भी ढंग से भी आप इसको सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहे। इसी कार्यक्रम में आप लोगों ने भी सुना होगा कि 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है और नरेंद्र मोदी चुनाव की घोषणा के 22वें दिन पहुंचते हैं, यानी 2 तारीख को पहुंचते हैं, 22वें नहीं बल्कि 23वें दिन। और संजय जी बिल्कुल आपके पास आऊँगा। 23वें दिन पहुँचते हैं नरेंद्र मोदी जी कांकेर में, बस्तर पहुँचते हैं और उसके बाद आप देखिए कि 2 दिन बाद, और कांकेर में हम लोगों ने चर्चा की, चूँकि वहाँ हम भी गए हुए थे उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। उसके बाद हम और आगे गए, जगदलपुर पहुँचे थे जहाँ से हमने रात को लाइव किया था, आप लोगों के बीच हमने उस कार्यक्रम को पहुँचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उस दिन कुछ भी नहीं था, जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं, हम लोगों ने चर्चा पहले भी की कि कुछ भी नहीं था कहने के लिए। आज कुछ मसाला रहे उसके लिए महादेव ऐप आ गया। महादेव ऐप आज का नहीं है, महादेव गेमिंग ऐप सट्टा बाजार का एक अलग जो नमूना है वो है। और इस ऐप के ज़रिए पैसे कमाए गए और जिस सरकार ने उस ऐप का खुलासा किया, जिस सरकार ने 191 लैपटॉप से लेकर के इतने सारे 41 लाख रुपए कैश और कितने सारे 19 करोड़ रुपए फ्रीज किए, उसी सरकार पे आरोप है कि आपने पैसे खाए। ये बहुत मज़ेदार तथ्य है यहाँ पे प्रशांत जी, बहुत मज़ेदार है। लेकिन ज़रा आना चाहता हूँ, संजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। संजय जी आपके पास। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने कांग्रेस ने जो जवाब दिया है या कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसकी चर्चा मैंने जानबूझ करके नहीं की। वो तो है ही है अपनी जगह, पब्लिक डोमेन में सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि सट्टा और जुआ भारत में प्रतिबंधित था, अभी सरकार ने उस पर जीएसटी लगा दिया। जब प्रतिबंधित था तो जीएसटी क्यों लगाया? और ये मामला बहुत पुराना है, आपने बताया कि बहुत पुराना है। तो जब पहले पकड़ा गया था और अब तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम होना है क्योंकि दुबई से पकड़ा जाना है, तो वो राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है, तो मामला छोड़ दिया गया, उस पर जीएसटी लगा दिया गया और अब इलेक्शन के समय अचानक वो पकड़ लिया गया और मुख्यमंत्री को पैसा दिया जा रहा है। जो जाहिर है मुख्यमंत्री की पुलिस क्यों पैसा देगा, और मुख्यमंत्री जब बंद करने के लिए काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पैसा क्यों देगा, वगैरह वगैरह। तो जब बीजेपी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्रवाई होनी थी वो कुछ नहीं की गई,
कई महीने नहीं की गई और ऐन चुनाव के समय यह मामला फिर से शुरू हो गया। तो ये कौन नहीं समझेगा, कौन इतना बच्चा है। राजीव जी यही ऐड करना था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ ऐड कर रहे थे। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। फर्स्ट राउंड में आपसे बात नहीं हो पाई थी, बहुत कुछ आप सुन रहे हैं, क्या कुछ आपके जहन में आ रहा है? क्या सचमुच जो हम लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का गेम प्लान है, जिसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं, जिसको उजागर कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि यही सही है? इसी राह पे चलते हुए कहीं ना कहीं आदिवासियों की ज़मीनों के नीचे जो खनिज पदार्थ हैं, उन खनिजों का दोहन करना, और उसके लिए छत्तीसगढ़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राज्य और क्या हो सकता है? एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा झारखंड है। झारखंड में भी अभी इनकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी रूप से इन दोनों प्रदेशों को यहाँ अपने कब्जे में करना, यही मकसद है। राजीव जी देखिए, ये मकसद तो है ही, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम उन राज्यों को डिस्टर्ब करती है जहाँ भी आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है और जल जंगल जमीन को लेकर के आदिवासियों के संघर्ष चल रहे हैं। वो चाहे झारखंड हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी इनको लगातार डिस्टर्ब करती रहती है। जो मणिपुर को डिस्टर्ब किया गया है उसके पीछे भी राजीव जी प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि वहाँ अडानी का और बाबा रामदेव के जो है वो पाम ऑयल के जो उद्योग लगाए जाने हैं, और उसके लिए सरकार ने बाकायदा एक पॉलिसी निर्धारित की थी थोड़े दिन पहले कि वो पूर्वोत्तर में पाम ऑयल का उत्पादन किया जाएगा, जबकि वो वहाँ की जलवायु को सूट नहीं करता है। तो ये छत्तीस आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करना तो मोदी जी की सरकार का एक परम कर्तव्य और परम एजेंडा है ही, और उसी के लिए जो है तमाम सारे काम किए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात राजीव जी, आपने पूछा था कि छत्तीसगढ़ क्यों हॉट टेक भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया, यहाँ पे ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है राजीव जी, में एक तो जो ईडी के सारे भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका जिस तरीके से अभी राजस्थान में पर्दाफाश किया गहलोत की जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ईडी के अधिकारियों को पकड़ के, वो सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। और उसी घटना को लेकर के भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और बयान भी दिया कि जो ईडी और सीआरपीएफ के वाहन आते हैं उनकी जांच की जाए, इनमें भर भर के पैसा आता है। मुझे लगता है कि खतरा ये हुआ कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने वहां काम किया है ईडी के अफसरों को पकड़ के, अगर भूपेश बघेल ने कुछ 2-4 ट्रक पकड़ लिए या कुछ संदूक पकड़ लिए और इस तरीके से अगर कुछ पैसा बरामद हुआ, तो लोकसभा चुनाव तक के लिए जो है ये ईडी फिर जो है वो हो जाएगा। तो इसके पैनिक रिएक्शन में अब आकर के ये जो है किया गया है, ये मुझको ये लगता है इसके पीछे कारण ये है। दूसरा कारण जो मुझको और समझ में आता है वो ये है कि चूंकि छत्तीसगढ़ के बारे में लगातार ये चर्चा हो रही थी, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो मुख्य धारा का जो मीडिया का यहाँ तक कॉर्पोरेट मीडिया हो, सब में चर्चा ये थी कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल सेफ राज्य कांग्रेस के लिए है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत पीछे है। तो अगर छत्तीसगढ़ को डिस्टर्ब करते हो, चूंकि पहले चरण में चुनाव वहाँ 20 सीटों पर है, और वहां से अगर डिस्टर्बेंस की शुरुआत की जाती है, तो बाकी राज्यों में यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी हम लोग छत्तीसगढ़ ही डिस्टर्ब कर दिया तो बाकी जगह भी हम लड़ाई में हैं। क्योंकि अब जो सूचनाएं भी निकाल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। आज की जो स्थिति, कल को क्या होता मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं आ रही है वो ये आ रही है। तो इसलिए ये भी एक पहल की गई कि किसी भी तरीके से पहले छत्तीसगढ़ को डिस्टर्ब करो और कांग्रेस को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करो कि किस तरीके से कांग्रेस अपना ध्यान जो है वहां भूपेश बघेल जो है अपना ध्यान वहां हटाए और भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में ले जाकर के जाए। अब देखिए राजीव जी, इस पैनिक रिएक्शन में प्रधानमंत्री ने एक जबरदस्त तरीके का कहा जाए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी कि वो जो गरीब अंत्योदय योजना है, गरीब कल्याण योजना, उसके तहत 5 वर्षों तक अनाज दिया जाएगा। अब ये पॉलिसी मैटर है और आप चुनावी राज्य में चुनावी रैली में आप ये घोषणा कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मुझे लगता है शायद कांग्रेस कल जाएगी चुनाव आयोग को, हालांकि आज चुनाव आयोग से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की इकाई है, उसने पूछा है कि भाई रघुवर दयाल जो गवर्नर है उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? यानी कांग्रेस ने जो कांग्रेस ने शिकायतें की चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने उन पर क्या कार्रवाई की? तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का आज का भाषण जो घोषणा है, ये भी शायद कल को कांग्रेस उसको जा सकती है चुनाव आयोग में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो असल में पैनिक रिएक्शन में जिस तरीके से बातें की है प्रधानमंत्री ने, वो सारी चीजें आई हैं। उस पैनिक रिएक्शन का भी जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से जवाब दिया राजीव जी, वो जो है वो न्यायालय पर दहला प्रधानमंत्री के ऊपर जो है राहुल गांधी ने मार दिया। अब प्रधानमंत्री जब अपने ओबीसी होने का
बात कही तो राहुल गांधी ने मार दिया कि भाई अगर ओबीसी हो, अगर मतलब गरीब ही जाती है तो सुबह से शाम तक अपने ओबीसी के चल भाई ये साले हो राजनीति, और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाने वाली नहीं। जी जल्दी से एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। एक मजेदार तथ्य भी आज सामने आया है। आप याद कीजिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो वहां बजरंग बली को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहीं न कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। उस चुनाव को बजरंग बली को लेके आ गए थे। आज महादेव ऐप के जरिए इन्होंने महादेव यानी कि शंकर भगवान शिव जी जो भी कह लें, उनका जिक्र बार बार किया कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। क्या इसके बिना यानी कि आप भगवान के बिना उनको यहाँ फंसाए बिना, भगवान भी फंस जाते होंगे प्रशांत जी, कि आखिर क्या करूं मैं, किसका साथ दूं? क्या लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि ये भगवान को सामने रख करके ये बीजेपी चुनाव को जीतने की जो कोशिश करती है, भगवान के नाम पे जो हथकंडे अपनाती है, उससे फायदा अब हो रहा है? कर्नाटक में तो हमने देखा 10 दिनों तक लगातार रख करके हनुमान जी ने वहां संजीवनी नहीं दी थी, बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी। तो यहाँ शिव जी कुछ काम करेंगे, कमाल करेंगे? महादेव जी, चले राजीव जी, महादेव पे ही बात करते हैं, सनातन धर्म पे ही बात करते हैं। सती और महादेव, पार्वती और महादेव के अंतर संबंध और एक दूसरे के प्रति त्याग, और महादेव किस चीज के प्रतीक हैं? मैं तो काशी का पढ़ा हुआ हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। हर हफ्ते हमने काशी महादेव के मत्थे वहाँ जाके अपना मत्था टिकाया है, और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। महादेव क्या हैं? महादेव हैं जो कि बिल्कुल आदिवासी रूप में हैं। देखिए, भगवान श्री राम का एक अलग चरित्र था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान कृष्ण जो थे स्ट्रैटेजिस्ट थे, और जो महादेव हैं हर प्रकार के। आप बताइए, भगवान श्री राम की सेना में मनुष्य क्यों नहीं थे? सारे जीव जंतु क्यों थे? महादेव के पास सब गण और भूत प्रेत क्यों हैं? इसलिए हैं। और वो नग्न क्यों रहते हैं? वो अधरंग क्यों रहते हैं? तो मोदी जी अगर महादेव, देखिए एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। महादेव जो हैं वो आशुतोष हैं, वो तुरंत खुश होते हैं, तुरंत नाराज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बजरंग बली ने अपनी गदा दिखाई थी कर्नाटका में, महादेव भी अपना रौद्र रूप दिखाएंगे और तीसरा नेत्र खुलेगा। और उसका प्रकोप, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो मैं जानता हूँ सनातन धर्म का मूल महादेव को अगर रुष्ट कर दिया, बाकी भगवान तो भगवान श्री राम तो बड़े दयालु हैं, कृष्ण भी दयालु हैं, लेकिन महादेव जो हैं दयालु भी हैं। लेकिन अगर उनकी जो भावना सती और पार्वती और महादेव के अंतर संबंध और उनको आदर्श हम जैसे लोग मानने वाले जो बिल्कुल अपने धर्मों का निर्वहन करते हैं, और जो निर्वहन न करें वो सनातन धर्म की बात करें, वो महादेव की बात करें, तो महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा। जी बहुत सही आप कह रहे हैं, महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा। उसकी चर्चा हम कर रहे थे महादेव ऐप से महादेव तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा में महादेव ला करके कहीं न कहीं भगवान को सामने रखने की कोशिश की है। और आप सब जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से कि बीजेपी का प्रचार प्रसार इसके बिना चलता नहीं है, और उसी का जिक्र हम कर रहे थे। क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कल चर्चा हो रही थी एक ट्वीट की, इसी छत्तीसगढ़ में एक ट्वीट आया था सोशल मीडिया के जरिए यानी कि एक्स पर। उस पोस्ट में था, न ईडी न सीडी राज खोलेगी ये, कुछ ऐसे ही था, पेन ड्राइव। तो ये पेन ड्राइव की चर्चा जैसे ही बात सामने आई तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ईडी का एक उसी शाम को जब ये चर्चा चल रही थी और लग रहा था कि शायद इस पेन ड्राइव के जरिए कांग्रेस पार्टी कुछ राज खोलने वाली है, माफ़ी चाहूँ, लेकिन उसी बीच हम देख रहे हैं कि यहाँ ईडी का एक चिट्ठा आ जाता है, यानी कि ईडी की प्रेस रिलीज आ जाती है। क्या उस सीडी ईडी के बाद जो पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव के राज भी खुलेंगे कांग्रेस की तरफ से? और क्या बीजेपी भी कुछ छिपा के रखी हुई है जो 10-15 दिनों में और सामने आने वाला है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, इसको भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले तो विकास के मुद्दे पर इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि शायद
जिस तरीके से गारंटियां भारतीय कांग्रेस ने रखी हैं और उन्होंने पिछले 5 साल में विकास का जो कार्य किया है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत लंबा चौड़ा एक घोषणा पत्र तैयार किया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लोगों से विचार आमंत्रित किए और उसके आधार पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है। लेकिन वो सारा कुछ एक तरफ रह गया। उसके बाद ध्रुवीकरण का मामला था, वो भी किनारे बैठता नजर आ रहा है। तो अब एक तरह से जो है यहाँ पर सस्पेंस, रहस्य, रोमांस की लड़ाई चल रही है। आप देखिए, एक तरफ पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव अब कब खुलती पता नहीं, क्योंकि आज तो कांग्रेस बहुत व्यस्त थी। कांग्रेस पे क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ पर थे, तो हो सकता है अगले 1-2 दिनों के बाद में इसमें कुछ खुल सकता है। दूसरी बात, जो ईडी ने अगर प्रेस नोट जारी करके बताया है, पैसे की बातचीत की है, तो मेरा ये पूछना है कि फिर भूपेश बघेल साहब अभी तक बाहर क्यों हैं? आपने अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है कि 508 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं, तो आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हैं? अब इसका मतलब ये है कि आप ईडी को जो है केवल एक चुनाव में अपना एक पार्टनर बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स वालों को सबसे तगड़ा जवाब इन 5 राज्यों जो पूरे भारत में कहीं मिला है, तो वो यहीं पर मिला है। जब जब ईडी के अधिकारी किसी भी कांग्रेसी या उनके नजदीक के लोगों को ले जाते थे, तो सैकड़ों कांग्रेसी वहां पहुंचते थे और वो धरने पे बैठ जाते थे। हालांकि मैं जानता हूं कि इन धरनों का ऐसे कोई बहुत महत्व नहीं है कि उसके कारण कोई, आप अगर कोर्ट के बाहर या पुलिस स्टेशन के बाहर कोई आप धरने पे बैठ जाए तो कोई मामला बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक प्रतीकात्मक विरोध तो होता है। दूसरी बात, तो इस तरीके से यहाँ पे विरोध हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ईडी के कारण ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये गलती कर रही भारतीय जनता पार्टी, उसको समझना चाहिए। वो अपने विकास की बातें करे, 15 साल आपने राज किया है तो कुछ बताइए। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वहाँ जो एक की बात छोड़ दी है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जैसे चिटफंड, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है लगभग 40 करोड़ रुपया चिटफंड निवेशकों का उनको लौटाया गया है। लगभग 3,500 लोगों को, निवेशकों को, छोटे, बिल्कुल उन सब पे चर्चा करेंगे दीपक जी चर्चा करेंगे। क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसला जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है और कई सारे राज खोलने के चक्कर में उसके ही राज कहीं ना खुल जाए आने वाले समय में। और वो जो एक पेन ड्राइव की चर्चा हो रही थी कल, वो पेन ड्राइव कहाँ तक कई राज खोल करके हम सबके सामने उसके जरिए कांग्रेस रखती है, ये सब भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि अगले लगभग 15 दिनों में क्या छत्तीसगढ़ में कुछ और बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल एक जुझारू नेता के रूप में इसी छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसे एक मॉडल के रूप में बीजेपी अपनाना चाहती है, इसको जीतना चाहती है बीजेपी एन केन प्रकारेण। लेकिन क्या बीजेपी के हाथ छत्तीसगढ़ आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दीपक जी, आप क्लोजिंग कमेंट कर रहे थे, माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना पड़ा आपको, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद। संजय कुमार सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, और इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ से पर्दा उठाने की कोशिश, बीजेपी का गेम प्लान क्या है वो आप बता रहे थे। इस गेम प्लान को और आगे बढ़ाएंगे, हम समझेंगे और कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। बहुत कुछ इस धरती से यानी ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकर आ चुके हैं।